Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो यहाँ पर जो है वो एक सबक नंबर हम पार्ट 2 रिवीजन में देखते हैं कि सबक नंबर 1 का हमारा एक टॉपिक था ज़मीन की शकली कुव्वत। तो वहाँ पर थोड़ा सा सवाल बताने में मिस्टेक हो गई है। वहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो सवाल ये है कि ज़मीन की शकली कुव्वत को जो है वो इसकी इस्लाह कीजिए, यानी इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इसमें आपको यहाँ से लेकर पूरा आपका ये पैराग्राफ इसमें आ जाएगा। इसके बाद इसमें से देखो, इसमें ही कुछ सवाल दिया गया है। इसी तरह का सवाल पूछता है कि अगर कोई शय, पत्थर या कोई भी शय जब ऊपर फेंकी जाती है बुलंदी पर, तो बुलंदी पर पहुंचकर वो वापस नीचे क्यों गिरता है। तो इससे रिलेटेड जो है वो कई सवालात बनाए गए डाइजेस्ट में कि बुलंदी से कोई भी चीज़ नीचे क्यों वापस आ जाती है और सबसे ज़्यादा बुलंदी किस बात पर मुनस्सिर होती है। तो यहाँ पर बुलंदी पर पहुंचकर वो नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि ज़मीन क्या करती है, हर चीज़ को अपने मरकज़ की ज़मीन क्या करती है, हर जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब खींचती है। ठीक है, तो मरकज़ की जानिब खींचने की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम ऊपर जब फेंकते हैं तब कुव्वत जो है वो नीचे की जानिब कशिश करती है, यानी एक जो कुव्वत है वो भी इस पर अमल कर रही है, ज़मीन की कशिश। तो इस तरीके से जब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में भी एक कुव्वत कशिश करती है तो इसकी रफ्तार कम होती रहती है और ये कशिश का अमल क्या रहता है, जारी रहता है, जिसकी वजह से मुसलसल अमल की वजह से इस कुव्वत की वजह से कुछ वक्फे के बाद इसकी रफ्तार सिफर हो जाती है और नतीजे में कोई भी चीज़ जो है वो ज़मीन के मरकज़ की जानिब आने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अहम पॉइंट यही है कि ज़मीन की जो है शकली कुव्वत की वजह से हर जिस्म को अपने मरकज़ की जानिब वो खींचती है। इसके बाद एक और सवाल यहाँ पर है कि इसकी सबसे ज़्यादा बुलंदी किस बात पर मुनहसिर होती है। तो इसका इन्हिसार जो है वो जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार हो गई कि हम किस रफ्तार से कोई शय भेज रहे, ऊपर फेंक रहे हैं। इसके बाद इसका इसरा हो गया, ठीक है, और इसके बाद में ज़मीन की कुव्वतें कशिश हो गई, उछाल हो गई और हवा की कुव्वत हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसका इस बात पर, इसकी बुलंदी किस बात पर मुनहसिर होती है, तो इस चीज़ पर मुनहसिर होती है। तो ये सबक नंबर 1 का टॉपिक था। आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो सवाल जो है वो इस तरह का पूछा जा सकता है। इसी पैराग्राफ में सवाल भी बना के दिया गया है और एक सवाल पूछा जाएगा कि ज़मीन की शकली कुव्वत की इस्लाह कीजिए, इसके बारे में लिखिए। तो इस तरीके से ये अब देखते हैं हम सबक नंबर अपना 2। यहाँ पर हम अपना सबक नंबर 2 देखते हैं बच्चों। सबक नंबर 2 में जो है ये टोटल 6 मार्क्स का आता है विदाउट ऑप्शन, सॉरी विद ऑप्शन। तो यहाँ पर ये सबक नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से कई सवालात पूछे जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर अनासिर की जमात बंदी, ये हमको नहीं पढ़ना है, इसमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। दोबे राइस के तसलीस, तो यहाँ पर इसमें आप जर्मन साइंसदान जो थे सन याद रखेंगे, खुसूसियात और इनके जौहरी औज़ान के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। फिर इसके बाद में उन्होंने यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह बनाए जिन्हें दोबे राइस की तसलीस कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक लिख देंगे और इसमें से कोई भी एक मिसाल आप लिख देंगे। आपको तीनों मिसाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको इजीली याद हो जाता है उसमें से आप एक मिसाल लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको दोबे राइस की तसलीस पूछता है तो कोई एक आपको मिसाल लिखना ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं अगला टॉपिक। ये ऊपर का भी टॉपिक दोबे राइस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूलैंड्स का मसमन का कुलिया। अब यहाँ पर सन सबके याद रखेंगे, हो सकता है कि एमसीक्यू में सवाल पूछ लिया जाए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इसकी तारीफ में लिखना है, तमाम अनासिर को इनकी कमियतों की सऊदी तरतीब के मुताबिक रखा। इसके बाद में यहाँ पर तमाम अनासिर को इनकी कमियतों की सऊदी तरतीब के मुताबिक रखा। फिर इसके बाद यहाँ से लिखना है, तो 8वें अंसर की कीमियाई खुसूसियात पहले अंसर की खुसूसियात के मशाबा है, मसलन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको ये इतना पूरा लिखना है, ठीक है।
अब इसके बाद में इसमें एक लास्ट लाइन ये भी लिखना है, मौसीकी के मसमन 7 सुरों से किया गया, उन्होंने 8वें और पहले अनासिर अंसर के ख़ास में यकसानियत को मसमन का कुलिया नाम दिया। ये लिखेंगे इतना इसके बारे में, और यहाँ से आप कोई भी 2 मिसाल लिख देंगे, पूरा आपको टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 मिसाल आप 2 पूरा ये याद रखेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूटन्स का मसमन का कुलिया क्या है, ये इसके बारे में इतनी मालूमात आपको लिखना है। ये 2 मार्क्स के सवालात इसमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये मेंडलीफ की दौरी जुदुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सवाल पूछता है, ये इसका जवाब है कि जदीद दौरी कुलिया बयान कीजिए। तो जदीद यानी मेंडलीफ का जदीद दौरी कुलिया जो है वो बयान कीजिए। तो इसमें आपको ये एक लाइन सिर्फ इतनी ही लिखना है। इसके बाद में दौरी मेंडलीफ के दौरी जुदुल की खुसूसियात, यहाँ पर कीमियाई और तबई खुसूसियात दोनों आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो है तबई और कीमियाई ख़ास मुशाबियत रखने वाला नासिर दोहराए जाते हैं। इन मुशाबियत की बिना पर मेंडलीफ ने जेल का दौरी कुलिया पेश किया। तो इस तरीके से आप ये खुसूसियात अगर पूछता है तो आप ये इतना लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये टेबल नहीं देखना है। इसके बाद में इसकी मेंडलीफ की दौरी जुदुल की खूबियाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके सवालात मश्क में मौजूद है, तो वही सेम चीज़ आपको पढ़ना है। यहाँ पर इसमें से कोई 3 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। 3 पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर ये सब ऊपर जो दिया हुआ ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसमें से 3 पॉइंट्स पढ़ लेंगे। अब ये दूसरे पॉइंट में जो है वो हमको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टेबल याद नहीं करना है, ठीक है। तो हम दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर रखा गया है, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसके बाद में यहाँ पर इसका ये तीसरा पॉइंट। तो इस तरीके से, और यहाँ पर ये याद रखेंगे पॉइंट, ये जो है वो एमसीक्यू सवालात में पूछेंगे या ज़रूर याद कर लेंगे। एमसीक्यू सवालात में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे मश्क में ही है इसका जवाब। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। खूबियाँ और खामियाँ दोनों में से जो है वो एक सवाल आता है इम्तिहान में। यहाँ पर देखिए, यहाँ अनासर के ख़ास इनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल में होते हैं। इसी तरीके का एक सवाल पीछे भी है, जदीद दौरी कुलिया बयान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जदीद दौरी कुलिया बयान कीजिए लिखा था। यहाँ पर सिर्फ जो है वो हमारा इसमें क्या है, ये दौरी जुदुल है। तो यहाँ पर ये मेंडलीफ का दौरी जुदुल क्या है वो लिखने के लिए कहा जाएगा, तो हम ये सिर्फ इतनी तारीफ लिखेंगे। खुसूसियात के लिए कहा जाएगा तो हम ये इतना पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये दौरी जुदुल क्या है, मेंडलीफ का दौरी जुदुल, ये हमको यहाँ पर लिखना है। देखो इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, जौहरी कमियत और जो जदीद दौरी कुलिया है उसमें क्या है, जौहरी अदद है यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ 1-2 अल्फाज का जो है वो फ़र्क है, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दौरी जुदुल बताइए, और दूसरा जो है वो क्या है, वो जदीद दौरी कुलिया है। तो वो टॉपिक आगे है, हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, मेंडलीफ के दौरी जुदुल की खामियां। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मश्क में इसका सवाल मौजूद है। तो इसमें भी आपको कोई भी 3 पॉइंट्स लिखना है, और ये कॉलम वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। तो मश्क में जो सवालात है वो आपके पास हमारे वीडियो में जो है वो मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जदीद दौरी कुलिया। देखो पीछे जदीद दौरी जुदुल था, मेंडलीफ का दौरी जुदुल था, यहाँ पर जदीद दौरी कुलिया है। तो दोनों में सिर्फ एक अल्फाज का फ़र्क है, यहाँ जौहरी अदद है, वहाँ पर जौहरी कमियत दौरी तफाउल में होते हैं, ठीक है। तो जदीद दौरी कुलिया बयान करने के लिए कहा जाएगा, तो हम सिर्फ इसमें इतना पॉइंट हमको ये लिखना है। और जितनी भी यहाँ पर तारीफ़ें दी गई है सबक में, वो एक अलग बुक में बना के रख लेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में जो है वो आसानी हो। तो यहाँ पर खूबियाँ और खामियाँ दोनों में से एक सवाल आता है, और यहाँ पर इसका जवाब जो है वो मश्क में मौजूद है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं हम अपना। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट्स आप जो है वो जो आपको इजी लगे वो याद कर सकते हैं इसमें से। और जो जवाबात हमारे पास हमने अपने चैनल पे डाले हैं वो आप देख लीजिएगा।
इसके बाद में है जदीद दौरी जुदूल की तवील सूरत। इसमें से तो अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा और मश्क में भी इसका सवाल मौजूद नहीं है और इसमें कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो ये आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट है ये दौरी जुदूल की तश्कील, तो इसके ऊपर जो है वो हमारे मश्क में सवाल मौजूद है। यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है और मश्क में इसका सवाल है, सवाल नंबर 6 का बे जदीद दौरी जुदूल की तरतीब लिखे। इस तरह का सवाल पूछा गया है, जदीद दौरी जुदूल की तरतीब लिखिए, मुख्तसर मालूमात दीजिए। इसके अंदर ये सवाल है। यहाँ पर इसमें जो है वो इसका भी जवाब जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जवाब देख सकते हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें निशानदेही करके दी गई है, ये याद करना है। यहाँ पर ये है पॉइंट। इसके बाद दौर और ग्रुप की तश्कील से खाने बनते हैं। ऊपर की तरफ दौर में जौहरी अदद ज़ाहिर की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये जदीद दौरी जुदूल में 118 खाने हैं, यहाँ से लेकर की जगह है। इसके बाद में इसके अंदर मुकम्मल दौरी जुदूल में जो ब्लॉक्स दिए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरह 4 ब्लॉक में इसको तकसीम किया गया है। इसके बाद में ये लिखना है कि एस ब्लॉक में क्या है और ये पूरी लाइन जो है वो इसमें आपको पढ़ना है। यहाँ से ये पूरा आपको यहाँ तक याद कर लेना है। यहाँ पर ये टेढ़ी मेढ़ी खत होती है, जिगजैग, तो वो क्या करती है, टेढ़ी मेढ़ी खत जो है वो धात और अधात को एक दूसरे से अलग करती है। तो इस तरीके से आप जो है वो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो इसमें ज़्यादातर जो सवालात है, आप मश्की सवालात इसमें से एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसमें से सवालात नहीं पूछे गए हैं। ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इसके अंदर से आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। इसके अंदर पूरा मश्क के अंदर इससे रिलेटेड जो है वो सवाल दिया गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ से इतना पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ से कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पर। इसके बाद में हम देखेंगे जदीद दौरे जुदूल की तवील सूरत। तो इस तरीके से ये पूरा कॉलम आपको याद नहीं करना है। इसके ऊपर जो है वो एक सवाल कभी कभी ऐसे खाका देकर सवाल पूछा जाता है कि तो यहाँ पर जो है वो सवाल पूछा जा सकता है कि दौरे जुदूल के खाके के हवाले से उनके साख के मालूमात दीजिए, ठीक है। तो ये पूरी शक्ल आपको ये नाम के साथ बनी भी नहीं रहेगी एग्ज़ाम में, इस तरीके से सिर्फ आपका ऐसा इस तरह से ढांचा बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके का जो है वो ये ढांचा होगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, दौरी जुदूल है। इसके बारे में, इसकी साख के बारे में हमको मालूमात देना है। या कभी कभी यहाँ पर सवालात कुछ दे दिया हुआ होता है, इस तरह से शक्ल बनाकर दिया रहता है और कहा जाता है कि दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। तो इम्तिहान में ये भी इस तरह का भी एक सवाल आता है, पैसेज दिए रहते हैं या कोई शक्ल दी गई रहती है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वो हमको सवाल पूछा जाता है। तो इसके बाद इसकी साख जो बयान करना है, तो इसकी साख बयान करने के लिए जो हमने सफ़ा नंबर 21 पर जो हमने टॉपिक देखा दौरी जुदूल की तश्कील, ठीक है, उसमें जो मालूमात दी गई है वो तमाम मालूमात जो है हम इसको पॉइंट वाइज इसके अंदर लिख सकते हैं। सफ़ा नंबर 21 पर दौरी जुदूल की जो तश्कील है, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसमें उफ़की 7 उफ़की कतारें हैं, उसमें 1 से 7 दौर है, फिर 18 उमूदी सुतून है, 1 से 18 ग्रुप है। तो वो जो पॉइंट्स है वो पूरा आपको इसके अंदर बयान करना है जब आपको दौरी जुदूल की साख दी हो और उससे उसकी मालूमात लिखने के लिए कहा जाए, तो आप वो वाला पॉइंट जो है वो इसमें लिख सकते हैं। और वहाँ पर जब दौरी जुदूल की तरतीब
के लिए बोला जाए अगर, तो भी आपको वही सेम जवाब लिखना है जो हमारे मश्क में मौजूद है। जदीद दौरे जदूल की तरतीब लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इम्तिहान में जो है वो ये देकर सवाल भी पूछा जा सकता है कि दौरे जदूल में अनासर की तरतीब के लिए किन नुकात को मद्देनज़र रखा गया है। यहाँ पे एक पूछ सकता है, तो दौरे जदूल में अनासर को इनकी जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखा गया है। इसके बाद दौरे जदूल में 7 उफ़क़ी कतारें और हर कतार को दौर कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट इसमें सफ़ा नंबर 21 पे जो था वो आ गया इसके अंदर। फिर इसके बाद में दूसरा सवाल यहाँ पर जदूल में ब्लॉक को किस तरह ज़ाहिर किया गया है। तो जदूल में जो है वो ब्लॉक को 4 ब्लॉक में तरतीब दिया गया है। देखो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दौरे जदूल को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है ना। ये एक ब्लॉक है, फिर ये पूरा ये इतना हिस्सा ये है डी ब्लॉक, ये पूरा पी ब्लॉक है और नीचे का जो हिस्सा है वो एफ ब्लॉक है हमारा। यहाँ पर ये एफ ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है, जिसमें एस ब्लॉक हमको उसका नाम लिखना है और उस ब्लॉक में जो है वो एस ब्लॉक में क्या है तो वो सारी चीज़ें लिखनी है हमको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से देखते हैं पी ब्लॉक में जो है ग्रुप 13 से 18 तक है। देखो यहाँ पे 13 ये नंबर दिया गया 13 और यहाँ से 18 तक है। फिर यहाँ पे इसी तरीके से डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक है। फिर एस ब्लॉक में 1 से लेकर 2 है, ठीक है। इसी तरह से एफ ब्लॉक में जो है वो और नीचे जो 2 सिलसिले हैं वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड यानी कि एफ ब्लॉक है। ये जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक में शामिल किए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है कि एस ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में क्या है। तो इस तरीके से दूसरा सवाल है कि 4 ब्लॉक है और वो 4 ब्लॉक के अंदर क्या क्या नाम आते हैं और उनके अंदर जो है वो कितने एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक के नंबर मौजूद है। तो ये पॉइंट वाइज आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक सवाल पूछता है कि दौरे जदूल में दौरे जदूल में मौजूद टेढ़े मेढ़े ख़त के करीब कौन सा अनासिर मौजूद है। तो देखो ये टेढ़ा मेढ़ा ख़त है, यहाँ पे दिख रहा है जिगजैग जिसको कहा जाता है। टेढ़ा मेढ़ा ख़त जो है उसको जो है वो उसके करीब कौन से अनासिर है। तो यहाँ पे जो टेढ़े मेढ़े ख़त है ये क्या करता है, ये धातों और अधातों को अलग करता है ना। धातों और अधातों को अलग करता है, ये जिगजैग लाइन की मदद से इनको अलग कर देता है। तो ख़त के बाएं के जानिब जो है वो अनासिर धात है और ख़त के जो दाएं जानिब के अनासिर वो अधात है और ख़त के किनारे लगकर जो धात है वो धात नुमा अनासिर है और जो इस ख़त के किनारे लगे हुए वो क्या है, धात नुमा अनासिर है। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के जौहरी निस्बत में कमी वाक़ई होती है। ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर दौरे जदूल में जो अनासिर होते हैं तो यहाँ पर एक दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते वक्त अनासिर का जो जौहरी निस्बत है वो कम होते जाते हैं और इनके जौहरी आदाद में जो है वो एक के बाद एक इजाफा हो जाता है, यानी कि इसका जौहरी निस्बत एक एक कम होता जाता है और इसके जौहरी आदाद जो है वो क्या होते हैं, एक एक करके बढ़ते जाते हैं। इसके मुताबिक मरकज़ में भी एक एक मस्बत बार का इजाफा होता है और इस वजह से जो मरकज़ है वहाँ पर उसमें भी एक एक बार का क्या होने लगता है, इजाफा हो जाता है। और इजाफा शुदा इलेक्ट्रॉन जो है वो जौहरी तश्कीली खाके में बैरूनी मदार में जमा हो जाते हैं। फिर जिन इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हम देखते हैं कि इसके बाहरी खोल में होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होने लग जाता है। तो इस तरह से मरकज़ में इजाफा शुदा मस्बत बरकी बार के इजाफे की वजह से इलेक्ट्रॉन मरकज़ की जानिब ज़्यादा क़ुव्वत से खींचने लगते हैं। चूँकि इनके इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो जाता है मस्बत बरकी बार का, इसकी वजह से वहाँ पर जो है वो ज़्यादा क़ुव्वत बनने लग जाती है और जो इलेक्ट्रॉन है मरकज़ की जानिब ज़्यादा क़ुव्वत से खींचे जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, जौहरी निस्बत में कमी वाक़ई हो जाती है। यानी कि इसलिए जौहरी निस्बत जो है वो कम होने लग जाता है। तो ये कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मस्बत बारदार बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खिंचाव का अमल ज़्यादा होता है, क़ुव्वत ज़्यादा लगती है, तो अपने आप निस्बत जो है वो कम होने लग जाता है। तो यहाँ पर
इस जुदूल में जो है वो सफ़ा नंबर 1 में जितनी मालूमात दी गई वो सारी ये मैं इसकी है कॉलम की। ये कॉलम आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो उतना टॉपिक जो है वो वहाँ से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। ये आपको पढ़ लेना है। मश्क में जो है वो इसके सवालात मौजूद है। मश्क के एक भी सवालात इस सबक नंबर 2 में आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से आपको बाएं से दाएं, यहाँ से लेकर आपको पूरा पैराग्राफ इसका जितना भी दिया गया है वो पूरा पढ़ना है। वो हमारे मश्की सवालात में इसका इस टॉपिक के जवाब जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हम जो है मश्क से रिलेटेड है, वहाँ पर सवाल मौजूद है, वो जवाबात जो है वो आप पढ़ लेंगे। तो ये 7वें का सवाल नंबर 7 जो है वो उसका 5वां सवाल जो है वो ये इसका जवाब इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है वो टॉपिक इस तरीके से आप आपके एक्सरसाइज में मौजूद है, तो वहाँ से आप ये जवाबात पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जदीद दौरी जुदूल में दौरी रुझान। इसमें से गिरफ्त का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे। इसके अंदर गिरफ्त किसे कहते हैं, तो अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद में बाकी ये बाकी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में है जौहरी जसामत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सवाल पूछा जाता है जौहरी जसामत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका भी सवाल जो है वो मश्क में मौजूद है सवाल नंबर 7 में। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे आप, यहाँ पर जौहरी निस्पुत्र जो है वो नैनोमीटर से भी छोटा यानी पिकोमीटर होता है, यहाँ से इसकी इकाई ये है। और इसके बाद में आप यहाँ पर इसका ये पूरा पैराग्राफ जो है वो याद करेंगे। इससे रिलेटेड सवाल जो है वो मश्क में मौजूद है सवाल नंबर 7 में, ठीक है। इसके बाद में आप जो है वो इस तरीके से ये वाला कॉलम याद रखेंगे। MCQ में पूछा जाता है, जौहरी निस्पुत्र अनासर दिए गए रहते हैं और जौहरी निस्पुत्र पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है वो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद में है धाती और अधाती खुसूसियात, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धाती और अधाती खुसूसियात लिखना है हमको। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पूरा इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पूछा जा सकता है और इसकी खुसूसियात लिखने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है वो याद रखना है अच्छे से। इसमें से पॉइंट वाइज बना लेना है आपको, यहाँ तक जो है वो आपके पॉइंट्स जो है वो बन जाएंगे, रखी जाती है। इसके अंदर से आप धाती और अधाती दोनों खुसूसियात ऊपर से लेकर और ये पैराग्राफ तक इतना आपको याद करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखो यहाँ पर धात है, धात नुमा है और अधात है। तो ये जितने भी पीछे हमने देखे थे इसका दौरी मेंडलीव का दौरी जुदूल, तो उसके अंदर हमको नंबरात दिए गए थे। तो उस दौरी जुदूल में हमने देखे जिगजैग, तो उसमें हमने एक पढ़े थे कि लाइन से लगकर धातनुमा होता है। तो देखो यहाँ पर इस लाइन से लगकर ये सब जितने भी है वो क्या है, सब धातनुमा है। और ये इस तरफ के जो है वो क्या है, धात है। और बाकी की इस तरफ जितने भी है ब्लू से वो क्या है, सॉरी ये पूरे कितने क्या है, अधात है। और ये क्या है, धात है। और इससे लाइन से लगकर टेढ़ी मेढ़ी लकीर से लगकर जो है वो धातनुमा है। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर इसके बाद में इसी शक्ल से रिलेटेड सवालात जो है वो इस पैराग्राफ में है कि यहाँ पर इसमें ये भी हमारे मश्क में मौजूद है कि ये जो ग्रुप है ऊपर से नीचे यहाँ पर हाँ सवाल है हमारे सवाल नंबर 7 में कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्पुत्र बढ़ता है, ठीक है।
तो ऊपर से नीचे जाते वक्त जौहरी निजसूत्र बढ़ता है, इसका सवाल जो ये पैराग्राफ में है। फिर इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, अगला सवाल हमारा के दौरी जुदूल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए धाती ख्वास में अतिरिक्त कमी वाक़ होती है। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो इस पैराग्राफ में मौजूद है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको भी आप याद रखेंगे और ये वाला पैराग्राफ, इस पर भी एक सवाल है, यानी ये कि तीनों पैराग्राफ जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये सबक पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ समझ कर याद करना है। आप कोई भी चीज़ बच्चों याद करते हैं तो समझ कर याद कीजिए, बगैर समझे जो है वो सिर्फ रट लेंगे कोई चीज़, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ समझ कर अगर पढ़ते हैं आप बच्चों, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग, यानी काफ़ी लंबे वक्त तक हमारे जहन में रहता है। सिर्फ हम एक रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे जहन में ताज़ा हो जाती है। और ये चीज़ तो जहन से निकाल दो कि ये सबक बहुत मुश्किल है, ये सबक नहीं कर सकते हम, समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत गौर से अगर पढ़ेंगे और सुनेंगे वीडियोस में जो हमने अपलोड किए हुए हैं, या जो भी यूट्यूब पे वीडियो आपको पसंद है इस लेसन से रिलेटेड, आप वो गौर से ईयरफोन के थ्रू जो है वो कान में लगा कर आप सुनिए और किताब को सामने रखिए और पेंसिल से पॉइंट वाइज पॉइंट हाईलाइट करते जाइए। आपको सबक याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिस तरीके से जब हम कोई फिल्म वगैरह देखते हैं तो कितने इंटरेस्ट के साथ में हम देखते हैं, तो उसकी स्टोरी देखो, हम कभी भूलते हैं क्या? कभी नहीं भूलते। हम कितने सालों के बाद भी अगर हमको पूछा जाए कि इस फिल्म की क्या स्टोरी है, तो हम कितनी दिलचस्पी के साथ उसको एकदम बराबर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। लेकिन स्कूल की सबक का सवाल जवाब का ऐसा क्यों नहीं होता है? कितने बच्चों के कमेंट्स है कि हमको बड़े जवाबात याद नहीं होते हैं, कैसे याद करना है? तो यही है, पहले तो सबसे पहले आपको अपनी दिलचस्पी उसमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जवाबात तो सिर्फ आप ही याद कर सकते हैं ना, हम याद नहीं कर सकते, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं। तो ये रिवीजन में मैं ये सिर्फ क्यों बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि कई कमेंट्स है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है या क्या क्या साइंस में पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, किताब लेकर बैठते हैं और पन्ने पलटते रहते हैं और समझ नहीं पाते क्या टॉपिक पढ़े क्या छोड़े। तो इस तरीके से ये टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया है ताकि आपको आसानी हो, आपकी पढ़ाई में आपको आसानी हो। और बच्चों, जो बड़े जवाबात है ना, तो बड़े जवाबात में सबसे पहले आप देख लीजिए कि उसमें की पॉइंट्स क्या है। की पॉइंट्स आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए उसको। आपका एक जो 2 सफ़े का जो आंसर है, अब तो 2 सफ़े के आंसर नहीं होते हैं, लेकिन अगर 1 सफ़े का भी आंसर है तो उसको आप जो है वो 3 पॉइंट में उसके की पॉइंट्स निकाल लीजिए और वो की पॉइंट्स को ध्यान रखिए। देखिए आपको जवाब मिनटों में याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप ये तरीका अपनाइए, बहुत ही यूज़फुल है। इस तरीके से ही हम लोग पढ़ाई किया करते थे। इसके बाद में ये हैलोजन ख़ानदान में तब्दीली, ये टॉपिक भी जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद में जो है वो मश्की सवालात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सबक नंबर 2 के। इसमें से एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है और सब पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है। सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, MCQ है, जोड़ियाँ है, फिलअप्स है, ये सब चीज़ें आपको जो है वो पढ़ना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसके जवाबात जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप कुछ भी चीज़ ढूंढते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में जो है वो हर चीज़ हमने तरतीब से रखी है ताकि बच्चों को आसानी हो ढूंढने में, तो वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद में यहाँ पर जौहरी अदद सवाल नंबर 4, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जेल के अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए, इसकी मदद से जेल के सवालों के जवाब की वजाहत के साथ लिखिए। तो ये सब जवाबात जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो आप उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है आपको। तो ये सब सवाल आंसर का नाम और अलामत लिखिए। और यहाँ पर देखो जितने भी टॉपिक मैंने पीछे बताए वो सब टॉपिक यहाँ पर मौजूद है, इम्पॉर्टेंट है। तो सबक नंबर 2 बच्चों बिल्कुल भी इसके मश्की सवालात में से एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, ये सबक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अब इसके बाद हम अब देखते हैं सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 भी जो है वो हमारा 6 मार्क्स का है विथ ऑप्शन। और यहाँ पर
इसमें हमारा पहला टॉपिक है कीमियाई तामुल। इसकी तारीफ लिखने के लिए पूछा जा सकता है कीमियाई तामुल क्या है, तो यहाँ पर इसके जवाब में हम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो हम लिखेंगे कीमियाई तामुल के दौरान मादे की साख में तब्दीली वाक़ई होती है। ये तब्दीली मुस्तकिल नौइयत की होती है और इसके बरक्स तबई तब्दीली के वक्त सिर्फ मादे की हालत या सूरत में तब्दीली होती है। ये तब्दीली बज़ औक़ात बिल्कुल आर्जी नौइयत की होती है। तो इसके अंदर कीमियाई तामुल क्या है डिफ़ाइन कीजिए, इसमें आप जो है वो इतना लिखेंगे। उसके बाद ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। सफ़े पे सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। इसके बाद ये एक्टिविटी, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है इम्तिहान में। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो यहाँ पर ये पैराग्राफ हमारा इम्पॉर्टेंट है पूरा, ठीक है। अब इस टॉपिक में जो है वो 3 मार्क्स के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में फ़र्क लिखिए। तबई तब्दीली फ़र्क लिखिए, या कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली के बारे में मालूमात दीजिए तफसील से। तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली, ठीक है। तो ये इसमें आपको ये इतना लिखना है। तो यहाँ पर दर्जे हरारत दबाव से तबई तब्दीली वाक़ई होती है और इसके अंदर जो है वो लिखेंगे तबई तब्दीली जो है वो रज़ई यानी रिवर्सिबल होती है और इसके बाद तबई तब्दीली में मादे की साख वैसी ही रहती है, यानी इस पर कोई तब्दीली नहीं होती। इसमें मिसाल में बर्फ़ डाल देंगे, जैसे वो पानी में तब्दील होता है और पानी को फिर सर्व करो तो वो बर्फ़ बन जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मादे की साख में तब्दीली होती है तो इसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कीमियाई तब्दीली हो गई। तो कीमियाई तब्दीली वाक़ई होने का मतलब है मुतल्लिका मादे में कुछ कीमियाई तामुल हुआ। इसके बाद नीचे यहाँ से कीमियाई तामुल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान कुछ अशिया जो है वो कीमियाई गिरफ्त उसमें टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त तैयार होती है। इसके बाद में यहाँ से लिखेंगे जो अशिया गिरफ्त टूटने के ज़रिए कीमियाई अमल में हिस्सा लेते हैं इन्हें आमिल अशिया कहते हैं और कीमियाई अमल की वजह से नई गिरफ्त तैयार होकर जो नई अशिया तैयार होती है उसे हासिल अशिया कहते हैं। तो आमिल अशिया और हासिल अशिया इस पे जो है वो रिलेटेड मश्क में सवाल है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे ये इतनी हो गई। इसके बाद में ये टॉपिक हासिल अशिया और आमिल अशिया क्या है वो उसके बारे में है, जिससे रिलेटेड सवाल जो है वो मश्क में मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो कीमियाई तामुल ज़ाहिर करने के लिए कीमियाई मसावत लिखते हैं। ये भी पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें इतने ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फ़र्क लिखिए कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली में ये पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके मश्क में क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल पूछा गया है। ये सिर्फ यहाँ तक ही है, यहाँ तक, ठीक है। इतना ये टॉपिक हमारा इतना ही है। इसके बाद में आगे है कीमियाई मसावातें। कीमियाई मसावात क्या है ये हमको लिखना है इसमें। तो कीमियाई ज़ाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुलात को ज़ाहिर करना कीमियाई मसावात कहलाता है। इसके बाद में ये भी याद रखेंगे कीमियाई तामुलात को आसान सूरत में लफ्ज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करने को लफ्ज़ी मसावात कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो कीमियाई मसावातें क्या है ये हमको इसमें यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखना है और इसके अंदर ये पूरा लिखना है। एक एक इसमें इसकी एग्जांपल्स में ये डाल देना है। कॉपर सल्फेट जस्त का सफ़ूफ, जिंक सल्फेट का आबी महलूल बना, तांबा बना। फिर इसके बाद में ये इसका कीमियाई मसावात का ये एक टाइप ये है किस्म है और ये इसकी दूसरी किस्म, तो ये लिखना है और इसमें ये मिसाल के साथ में लिखना है, यानी कि ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है।
कीमियाई मसावातें क्या है ये आएगा, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ एक एक एग्जाम्पल्स के साथ में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे का ये नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछेगा कि कीमियाई मसावातें क्या है या कीमियाई मसावातों के बारे में मालूमात दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पहला पॉइंट यहाँ से ये है और ये दूसरा पॉइंट ये इसकी ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा या तो पॉइंट वाइज नहीं तो आप ये पूरा पैराग्राफ भी जो है वो एज इट इज़ लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये लिखना है, इसकी एक मसावात लिखनी है, इसके बाद में ये लिखना है और इसकी एक मसावात लिखनी है, ठीक है। तो ये पूरा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, अमली काम ये सब। ये एक लफ्ज़ी मसावात किसे कहते हैं उसका उसकी एक मसावात लिखेंगे और उसके बाद में कीमियाई मसावात किसे कहते हैं उसकी एक मिसाल लिखेंगे। ये 2 पॉइंट आपको ये कीमियाई मसावातें क्या है उसमें लिखना है। इसके बाद में कीमियाई तामुलात लिखना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कीमियाई तामुलात किस तरह से लिखा जाता है ये सवाल पूछा जाता है इसमें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, अक्सर पूछा गया है। इसमें आपको कोई 4 पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। तो ये आप जो है वो पूरा इसको अंदर से कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर लेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई 4 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है कि कीमियाई तामुलात किस तरह से लिखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आप जब लिखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ आपको एक एक कोई भी मसावात लिख देनी है, ठीक है। 2-2 मसावात दी हुई लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 6 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, तो वो 6 पॉइंट्स में से कोई भी 4 पॉइंट जो आपको आसान लगते हैं वो आप याद कर लेंगे और उसके साथ में एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 पॉइंट से 6 में से आपको कोई 4 याद करना है। इसके बाद ये अमली काम वगैरह जो है वो कुछ भी पूछा नहीं जाता है इम्तिहान में, तो ये सब कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करना, इस टॉपिक में से जो है वो ये पढ़ेंगे कि इस मसावात में यहाँ से लेकर मुतवाज़िन मसावात कहते हैं और फिर दूसरा जो है वो अगर आंसर के जोहरों की यहाँ पे इसको गैर मुतवाज़िन मसावात कहते हैं। तो ये 2 चीज़ के मुतवाज़िन मसावात क्या है और गैर मुतवाज़िन मसावात क्या है, इस टॉपिक में से आपको ये पढ़ना है। ये कॉलम वगैरह कुछ नहीं है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन करने के मराहल लिखिए। तो यहाँ पर मरहला नंबर 1 है, यहाँ पे आप इसको ये लिखेंगे, इसकी एक मसावात लिखेंगे। फिर दूसरा आप जो है वो ये पूरा जो डार्क से लिखा हुआ है वो लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये कॉलम बनाएंगे और तीसरे मरहले में जो है वो आप ये पूरा यहाँ पर लिखेंगे, पूरा पॉइंट लिखेंगे और ये सिर्फ ये कॉलम बना देंगे। ये पूरा इसको तफसील से लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद में आगे है, फिर इसका जो है वो मरहला नंबर 4 है, यहाँ पर ये लिखेंगे और इसकी एक मुसावात लिख देंगे। बस आपका ये जो है वो मुसावात को मुतवाज़िन करने के मराहिल है, ये डार्क में जो लिखा हुआ है और उसके साथ में एक एक पॉइंट्स जो है वो आपको खाली लिखना है, बाकी की चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। इसके बाद में कीमियाई तामुलात की किस्में, कीमियाई तामुलात की किस्में इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो किस्में दी गई है तरकीबी तामुल, इस पे अलग अलग जो है वो सवाल पूछे जाते हैं ना। तरकीबी तामुल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर ये जो है वो इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आता है, इससे रिलेटेड सवाल इम्तिहान में आते ही है। तो यहाँ पर कीमियाई तामुलात की जो किस्में हैं वो टॉपिक आप स्किप नहीं करेंगे, इसके अंदर जो है वो आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर जो है वो तरकीबी, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ये तरकीबी तामुल है ना, ये वाला पहला जो है वो किस्म इसकी तरकीबी तामुल है। तो तरकीबी तामुल क्या है वो लिखना है हमको। तो वो तरकीबी तामुल क्या है, देखो ये हमको सबके लास्ट में जो है वो लिख कर दिया गया हुआ है।
45 नहीं आई है, हाँ यहाँ पर है। जब किसी तामुल में दो या ज़ायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही हासिल अशिया तैयार होती है, तब इस तामील को तरकीबी तामुल कहते हैं। और इसमें से कोई भी एक मिसाल जो आपको इजीली याद हो जाती है, वो कोई भी एक मिसाल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी किस्में दी गई है, किस्मों में आपको क्या करना है, तरकीबी तामुल क्या है वो लिखना है, और एक कोई भी जो है वो एक मिसाल लिख देनी है आपको। कभी कभी जो है वो एक साथ पूछा जाता है कि कीमियाई तामुलात की किस्मों के बारे में लिखिए, तो तरकीबी तामुल क्या है वो लिख लिए, और कोई भी इसमें से एक मिसाल हमने लिख ली है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं पॉइंट्स वो लिखना है, क्या कहते हैं उसको, और उसमें से मसावात लिखना है। दूसरा जो है वो तहलीली तामुल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी हमको वही लिखना है कि क्या कहते हैं, और एक जो है वो कोई भी एक मिसाल हमको इसके साथ में लिख लेनी है। इसके बाद इसका तीसरा जो है वो, तो यहाँ पर देखो तहलीली तामुल को तजज़ियाती तामुल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, कभी इसका नाम बदल के पूछ ले तो याद रखेंगे ये चीज़। तो इसका दूसरा जो है वो तहलीली तामुल है, तो इसमें भी इसे क्या कहते हैं और जो है वो एक मिसाल हमको लिख देना है। इसके बाद जो भी जितनी मिसालें दी गई है पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा जो है वो हटाव का अमल है। इसके बाद तीसरा जो है वो इसकी किस्मों में है हटाव का अमल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछा जाता है और साथ में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हटाव का अमल किसे कहते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है इसका जवाब, जब एक मुरक्कब में हटाव का अमल कहते हैं ये है, और इसमें कोई भी एक मिसाल लिख देंगे। तीसरा जो है वो दोहरा हटाव का अमल, इसमें भी हम जो है वो इसकी तारीफ़ लिखेंगे। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आइनों के तबादले से रसूख तैयार होता है, इसे दूसरा दोहरा हटाव का अमल कहते हैं, और उसमें भी एक हमको मिसाल लिख देना है। इसके बाद में अगला टॉपिक है 4 किस्में हो गई। इसके बाद में अगला टॉपिक है हरारत ज़ा और हरारत गैर का तामुल। तो इसमें फ़र्क लिखने के लिए सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो फ़र्क लिखने के लिए सवाल पूछा जाएगा, तो इसकी तारीफ़ लिखेंगे और इसमें इसकी मिसालें एक एक मिसाल लिख देंगे दोनों में। और इस टॉपिक का जो है वो मश्क से रिलेटेड जो है वो इस पैराग्राफ में सवाल है, सवाल नंबर 4 में मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड एक सवाल दिया हुआ है। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद में आगे है हमारा हरारत गैर और हरारत ज़ा अमल करना। तो ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका अमल करना एक्टिविटी है, इसको ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। हरारत गैर और हरारत ज़ा अमल, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हरारत गैर हरारत ज़ा अमल क्या है वो यहाँ पर आप पूरा हरारत ज़ा के कीमियाई तामुल में आमिल अशिया की तहवील यहाँ से लेकर ये पूरा लिखेंगे, और इसमें से जो है वो यहाँ पर इसकी ये मिसाल आप डाल देंगे। इसके बाद है कीमियाई तामुल की शरह। कीमियाई तामुल की शरह, इस पे भी जो है वो कीमियाई तामुल की शरह क्या है वो पूछा जाता है इसमें। तो कीमियाई तामुल की शरह के अंदर जो है वो तो यहाँ पर कीमियाई तामुल की शरह के अंदर कोई भी इतनी इम्पोर्टेंट मालूमात हमको इसके अंदर नहीं दी गई है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि बाज़ अमल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल हो जाते हैं, यानी अमल तेज़ रफ्तारी से वाक़ई होते हैं, जबकि बाज़ तामुल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, यानी वो धीमी धीमी रफ्तार से वाक़ई होते हैं, यानी मुख्तलिफ तामुलात की शरह मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर इसके बाद में जो शरह पर असर होने वाले जो अवामिल हैं वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से लेकिन आप ये 2 पॉइंट्स जो है वो ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद का टॉपिक जो है वो कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो ये सवाल जो है वो अक्सर पूछता है। तो इसमें आमिल अशिया की नौइयत, इसके बाद में बे
हासिल अशिया के ज़र्रात की जसामत। तो क्या है, सिर्फ वो उतना लिखना है आपको, ये सब एक्टिविटी वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा है आमिल अशिया का इर्तिकाज़, इसी का है जो, इसमें भी आपको ये आमिल अशिया का इर्तिकाज़ में पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है तामुल का दर्जे हरारत, ये अगला टॉपिक है, यानी कि आमिल अशिया की नौइयत, कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल 3 है। आमिल अशिया की नौइयत है, आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत है और आमिल अशिया का इर्तिकाज़ है। 3 है, इसमें ये क्या है वो लिखना है, इसके अंदर जो एक्टिविटी दी गई है वो नहीं लिखना है और मिसाल जो है वो एक एक करके लिख देना है। फिर तामुल का दर्जे हरारत, तो तामुल का दर्जे हरारत ये भी टॉपिक पढ़ लेंगे, क्या है ये पैराग्राफ में पूरा दिया हुआ है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो तमासी आमिल है। तमासी आमिल इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अक्सर पूछा जाता है तमासी आमिल क्या है। तो यहाँ पे ये इसकी तारीफ दी गई है और इसमें से ये इसकी मसावात आपको पूरा याद करना है, लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो मश्क से रिलेटेड सवाल जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है अमले तकसीद और अमले तहवील, ये टॉपिक भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फ़र्क लिखिए, इसमें आता है अक्सर, फ़र्क लिखिए, तो इसे क्या कहते हैं, एक एक तारीफ लिख देंगे और एक एक मिसाल इसके अंदर आप लिख सकते हैं अमले तकसीद और अमले तहवील में, ठीक है। इसके बाद में जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर अमले तकसीद और अमले तहवील ही जो है वो पूरा दिया हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ तक ये पूरा जो है वो वही दिया गया है। तो इस तरीके से पूरा अमले तकसीद और तहवील दिया हुआ है। तो यहाँ पर अमले तकसीद, तकसीदी आमिल कहते हैं, ये यहाँ पर है और इसकी मिसाल है। तो इस तरीके से फ़र्क लिखने के लिए आता है। तो आप क्या करेंगे, एक एक तारीफ़ लिखेंगे उसकी, क्या कहते हैं, और एक एक मिसालें आप उसके अंदर लिख देंगे। तो आपको 2 नंबर के सवाल आते हैं, वो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर यहाँ से जो है वो ये सब कॉलम दिया गया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो है वो आप MCQ में ही सवाल एक बार पूछा गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि फेरस से फेरिक जो है वो किस तरीके से हमको हासिल होते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, इसको फेरस से फेरिक में तब्दील होने को आयोनिक तामुल कहते हैं। तो ये MCQ में सवाल एक बार पूछा गया था, तो ये पॉइंट भी आप जो है वो देख लेंगे। इसके बाद में है ये सब जो है वो एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सब कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर इसकी तहवीली आमिल की तारीफ दी गई है, ये ध्यान रख लेंगे, ये पढ़ लेंगे आप इसमें से। जो अमल शय यहाँ से, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें। इसके बाद में है इस तामुल में तहवील आमिल कौन सा है, इस तरह की शय की तहवील होती है। तो इससे रिलेटेड जो है वो मश्क में सवाल है, वो पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, उतना आप पढ़ लेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है बहुत, रिडॉक्स तामुल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो ये पूरा आपको इतना लिखना है इसके अंदर। और इसकी जो है वो यहाँ से एक एक ये एग्जाम्पल मिसाल लिख देनी है। तो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है रिडॉक्स तामुल क्या है। इसके बाद में ये वाला जो है वो ये पूरा बॉक्स से आपको याद रखना है। तकसीदी तहवील किस तरीके से FE से जो है Fe2O3 बनता है, ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये बॉक्स आप जो है वो पढ़ लेंगे। इसके बाद में है अगला जो है हमारा ताकुल है टॉपिक। ताकुल का जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं या डिफ़ाइन करने के लिए या तारीफ़ पूछता है इसमें। तो इसके अंदर ये एक्टिविटी नहीं पढ़ना है आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको ये ताकुल किसे कहते हैं, इसका कीमियाई ज़ाब्ता इतना भी अगर आप लिख देते हैं
तो आपको जो है वो 1 मार्क्स पूरे इसमें मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से आपका ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें से आप जो है वो ये मिसालें भी देख लेंगे ताकुल किस तरीके से होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है वो इसकी तारीफ दी गई है। धातों का ताकुल यानी कि धातों का गलना कहते हैं। और इसके बाद में जो ऊपर फार्मूला दिया है वो फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मुकम्मल हो गए। और क्या है तफसील से पूछता है तो उसमें आप एक आध इसमें मिसाल डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर जो है वो ताकुल का टॉपिक इतना ही है और इम्पोर्टेंट है। जंग लगना यानी कि ताकुल कहलाता है ना। तो अब यहाँ पर जो है वो नागवार बू सड़ान, तो ये जो है वो मश्क में सवाल मौजूद है इसमें, इससे रिलेटेड, तो वो भी आप पढ़ लेंगे इसके अंदर। इसमें जितने मश्की सवालात दिए गए हैं आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे इस तरह से कीमियाई तामुल की वजूहात कीजिए। ये ताकुल की जो है वो एक मिसाल है ये भी, ठीक है, कि किस तरह से इसके ऊपर जमा होने वाला जंग कैसा है, पानी के कतरे लग लग कर जंग जमा हो जाता है। तो ये उसमें भी मिसाल में भी आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी शक्ल दी गई है और ये शक्ल को देते हुए जो है वो सवाल के जवाबात जो है वो पूछे गए हैं। इसके बाद में मश्की सवाल 6 ये सब भी है जो है वो एक्सप्लेन करते हुए हमारे चैनल पे डाला गया है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए क्वेश्चन आंसर की, ये सब इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। ये पूरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से सवाल पूछते ही हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सवाल सबक नंबर 2 और 3 का हमने देखा कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। आज जितने भी टॉपिक आपने देखे कोशिश कीजिए कि आप इसको 2 से 3 संडे तक आप इसको सबक नंबर 2 और 3 को मुकम्मल पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। साथ साथ में आप याद करते जाएंगे तो देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और पॉइंट्स भी निकालते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो।